स्टूडेंट वेलकम टू एमवी क्लासेस लेबर लॉ एंड एचआरएम। आज हम यूजीसी नेट कोड 55 का सबसे क्रूशियल टॉपिक यूनिट 2 के कोर मॉडल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिकोड करेंगे। इस सिंगल टॉपिक से हर साल डायरेक्ट कंसेप्चुअल या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें इसे पूरा समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है। देन आज हम स्टार्ट करेंगे प्योर कोर स्ट्रेटजिक मॉडल से लेके स्ट्रक्चर, देन परफॉर्मेंस, देन ऑपरेशन, सारे मॉडल जितने आपको दिखाई दे रहे हैं 4 to 6 to 10 एंड 15, हम 15 मॉडल कंप्लीट करेंगे। और इसको क्या है, आपको पूरा स्ट्रेटजिक एचआरएम समझने के लिए आपको 3 फाउंडेशन शिफ्ट क्लियर होने चाहिए। इवोल्यूशन सबसे पहले, कि कैसे एचआर एक, जैसे आपको पता है कि कैसे पहले क्या था, एक पर्सनल मैनेजमेंट था, बोरिंग था, सिर्फ पेपर एंड पेरोल पर शिफ्ट होकर आज की डेट में कैसे स्ट्रेटजिक एचआरएम बना, मतलब बिजनेस डिसीजन का हिस्सा बना है। तो इस चीज को हम फाउंडेशन से लेकर लास्ट तक स्टडी करेंगे। पूरे सब्जेक्ट को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फाउंडेशन को समझना होगा। फाउंडेशन क्या है, ये जो है एचआरएम, हार्ड एचआरएम एंड सॉफ्ट एचआरएम, इसी के बेसिस पे हमारे सारे मॉडल क्या है, डिवाइड हुए हैं। मतलब इसी के डाइकोटोमी है, पूरा सब्जेक्ट दो हिस्सों में बनता है, या तो हार्ड एचआरएम होगा या सॉफ्ट एचआरएम होगा। जैसे कि अब हार्ड एचआरएम क्या होता है, जो हम इम्प्लॉय को एज ए क्या ट्रीट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट रिसोर्स। ये सिर्फ किस पे फोकस कर रहा है, हमारा क्वालिटेटिव। देखो एग्जाम में बहुत, अभी मैंने पीवाईक्यू कराया तो मुझे लगा कि ये टॉपिक छूट गया है मुझसे, तो हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर आता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई कवर टुडे। कैलकुलेटिव है, क्वांटिटेटिव है, बिजनेस ड्राइव मैट्रिक्स है। इसका गोल क्या रहता है, सिर्फ मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट इफिशिएंसी। देन कम टू द सॉफ्ट एचआरएम। सॉफ्ट एचआरएम क्या होगा हमारा, जिसका प्राइम एग्जांपल हार्वर्ड मॉडल है, अगर हम बात करें मॉडल की। और ये अप्रोच एम्प्लॉय को सिर्फ कैपिटल नहीं, बल्कि ये क्या करता है, क्रिटिकल स्टेक होल्डर मानती है। इसका फोकस कंट्रोल पे नहीं रहता, लेकिन इसका फोकस किस पे रहता है, कम्युनिकेशन पे, सुपरविजन पे, मोटिवेशन पे, लीडरशिप पे होता है। सॉफ्ट एचआरएम का अल्टीमेट गोल है कॉस्ट कटिंग नहीं है। कॉस्ट कटिंग क्या था, हमारा हार्ड एचआरएम का था, ठीक है। इसका अल्टीमेट गोल है कि वर्कर के साथ हाई कमिटमेंट, ट्रस्ट जीतना एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट करना। तो याद रखिएगा, अगर कभी क्वांटिटेटिव, कॉस्ट इफिशिएंसी या एसेट बढ़ाए तो ये हार्ड एचआरएम होगा, और कमिटमेंट, स्टेक होल्डर या ट्रस्ट बढ़ाए तो ये सॉफ्ट एचआरएम होगा। तो इन्हीं के जितने भी हम मॉडल पढ़ेंगे ना, ये सारा हमारा इसी के बेसिस पे होता है, या तो कोई हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। तो अब चलिए पढ़ते हैं कि अब स्टार्टिंग से मॉडल वाइज हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज द मिकीगन मॉडल, जिसे हम हार्ड एचआरएम अप्रोच यूज किया गया है। ये जो मिकीगन मॉडल है, ये क्या है, सबसे पहले इसे मैचिंग मॉडल भी कहते हैं, और इसके साथ साथ किसने किया था, फोम्बन टिनी डेवना। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले कि जैसे हार्ड अप्रोच पूछा जाए किसने दिया, तो मिकीगन मॉडल ने दिया था, ठीक है। तो ये जो इसकी फिलॉसफी है वो किसके बेसिस पे है, हार्ड एचआरएम फ्रेमवर्क के बेसिस पे इसकी फिलॉसफी है, जो मिकीगन मॉडल है। उन्होंने बोला कि इम्प्लॉय को कैसे देख रहा है वो, एज ए स्ट्रिक्टली कैलकुलेटिव एसेट, एसेट की तरह देख रहा है, जैसे कैपिटल है, जैसे मशीनरी है, सिर्फ उन्हीं की तरह देख रहा है वो। और इस जिनको मैक्सिमम प्रॉफिट के करने के लिए हमें यूटिलाइज करना है। समझ रहे हो ना, कि इसका सिर्फ क्या है कि हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। स्ट्रेटेजिक फिट, एचआर डज नॉट एक्ट, यहाँ पे एचआर एम्प्लॉय को सपोर्ट नहीं करता, इट एग्जिट ओनली एग्जीक्यूट द कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी। वो क्या करता है, सिर्फ ऑपरेटिव स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। और इसका मैनेजर कंट्रोल क्या है, इसका जो कंट्रोल है वो सिर्फ किसके बेसिस पे, स्ट्रेटजिकली रूल रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए, कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसे एम्प्लॉय के वेलबींग, मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो ये मिकीगन मॉडल है। आई होप आपको मिकीगन मॉडल अब को भी पूछा जाए कि मिकीगन मतलब हार्ड, हार्वर्ड मतलब सॉफ्ट, ठीक है। अभी ह्यूमन रिसोर्स जो साइकिल है, या इसका पूरा एक इकोसिस्टम है, इसके 4 पिलर होते हैं, इसी पे चलता है। फर्स्ट वन इज द सिलेक्शन। इसका ये मानना है
कि सिर्फ हम उन्हीं लोगों को रिक्रूट करेंगे जिसकी बिजनेस स्ट्रेटजी से जो परफेक्टली मैच करे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर नहीं है ना, जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का उससे अगर मैच कर रहा है तो वो सिलेक्शन हो गया। देन कम टू द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या है? स्ट्रिक्टली मेजर आउटपुट अगेंस्ट द क्वांटिफाइड हार्ड ऑर्गेनाइजेशन टारगेट। मतलब आउटपुट को हमें क्या करना है? क्वांटिफाइबल टारगेट के संग मेजर करना है कि जो हमने जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है उसको जो हमने सेट किया है उसी के बेसिस पे हमें मेजर करना है। देन कम टू द रिवॉर्ड कंपनसेशन। मेरिट पे को हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली टू डोज अप्रेज परफॉर्मेंस मेट्रिक। मतलब कंपनसेशन मेरिट पे को डायरेक्ट उन्हीं मेजर मेट्रिक से टाई करते हैं, मतलब जहां से सिलेक्शन करो, देन परफॉर्मेंस, देन रिवॉर्ड, देन लास्ट वन डेवलपमेंट। सिर्फ उन्हीं को हम ट्रेनिंग देंगे जो हमारे फ्यूचर में जो हमें काम आएंगे, जो हमारे फ्यूचर में उन्हें पोटेंशियल दिख रहा है और उनका जो पर्सनल करियर हमारी कंपनी के साथ डायरेक्ट मैच हो रहा है, उसके बेसिस पे ही हमें करना है। ये इंसान का जो पर्सनल करियर एस्पिरेशन है उसको बिल्कुल इग्नोर कर देता है। तो देखो ये जो हमारा जो हार्वर्ड मॉडल है, सॉरी जो ये हमारा मिकीगन मॉडल है, इसके 4 पिलर्स है, तो आपको याद रखना है सिलेक्शन, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड एंड डेवलपमेंट। अब इसकी कमियां क्या थी, है ना? देखो सिलेक्शन में ना मैच द जॉब स्ट्रेटजी, देन परफॉर्मेंस मेजर आउटपुट अगेंस्ट द हार्ड टारगेट, देन टाइंग कंपनसेशन मैट्रिक्स एंड ट्रेनिंग ऑफ कंपनसेशन। देन कम टू द स्ट्रक्चर फ्लो एंड वीक अजम्पशन। इसका जो है इस मॉडल में बहुत सबसे ज्यादा मेजर स्ट्रक्चर फ्लो है जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ा फ्लो ये है कि ये क्या सोचता है? कॉग मशीन फैलेसी। मतलब ये अज्यूम करता है कि जो ह्यूमन है ना वो इमोशनल है, इनपुट है, वो जैसे जो हमारे जैसे अदर एसेट है ना, कैपिटल है हमारा, वो मशीन है, उसी की तरह रिएक्ट करता है। इसमें जो फैक्टर है, जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कल्चर मोटिवेशन को कंप्लीटली इग्नोर कर दे। तो ये कमी है ना कि सपोज ह्यूमन कैसे इमोशन, अगर ह्यूमन काम कर रहा है तो इमोशन, साइकोलॉजिकल, ट्रस्ट सब इंक्लूड होता है। अब ये से एक चीज हो गई यूनिटरी पर्सपेक्टिव बायस किया। मतलब यूनिटरी पर्सपेक्टिव बायस का मतलब होता है एक फॉल्स अजम्पशन पे चलता है। इसका ये से मान के चलता है कि जैसे हमारे मैनेजमेंट वर्कर का गोल है ना वो एग्जैक्ट सेम है, जिसके कारण क्या होगा? यूनियन डिस्प्यूट होगा, कभी लड़ाई नहीं होगी, ग्रीवेंस और स्ट्राइक का तो काम ही नहीं है। तो ये बहुत रिजिडिटी इस मॉडर्न वॉलेटाइल इन्वायरमेंट के लिए कंप्लीटली अनफिट रहता है। ये क्या बहुत रिजिड है ना? और इससे हम जो आज की डेट में जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके लिए हमें ये सूटेबल नहीं है। ठीक है। देन कम टू द हार्वर्ड मॉडल। अब आता है हमारा हार्वर्ड मॉडल। आपको पता है मिकीगन का स्ट्रिक्ट मशीन जैसे लाइक कंट्रोल है, इसका जस्ट अपोजिट आता है हार्वर्ड मॉडल, है ना? ये क्या करता है? डिफाइन ये करता है, इसे हम मल्टीपल स्टेक होल्डर मॉडल भी कहते हैं। जैसे उसे मैचिंग मॉडल बोलते थे मिकीगन को, इसे हम मल्टीपल स्टेक बोलते हैं। इसका जो है वो सॉफ्ट एचआरएम फ्रेमवर्क है। ठीक है। एम्प्लॉय आर नॉट जस्ट अ कॉग इन मशीन। उन्होंने बोला एम्प्लॉय सिर्फ कॉग इन मशीन नहीं होते, ये क्या है? क्रिटिकल स्टेक होल्डर होते हैं ऑन वैलिड नीड एंड वॉइस। इनकी खुद की भी आवाज है। ठीक है। तो यहाँ एम्प्लॉय मशीन की पूर्ज नहीं है बल्कि क्रिटिकल स्टेक होल्डर है जिनकी अपनी वैलिड नीड्स हैं, वॉइस हैं। इसका स्ट्रेटेजिक फोकस क्या है? हमारा कंट्रोल से शिफ्ट होकर अब इनका फोकस कहते हैं कम्युनिकेशन हो, लीडरशिप हो और टीम के मोटिवेशन पे आ जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करेंगे तो वो टीम हमारी कमिटरी रहेगी। इसका मतलब ये है कि गोल सिर्फ कॉस्ट काटना या प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस और एम्प्लॉय वेलबींग के बीच एक बैलेंस बनाना होता है। तो आपको पता है जस्ट अपोजिट है ना, जो अभी हम पढ़ रहे थे मिकीगन का मॉडल। अब हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क कि किस तरीके से हमारा ये बनता है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, एग्जाम में इसका सीक्वेंस डायरेक्टली मैच करने से आता है। एचआर को इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर, जैसे मैंने आपको बताया इंटरेस्ट बनाना, बैलेंस करने पड़ते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर हो गया। ठीक है। स्टेक होल्डर इंटरेस्ट सबसे पढ़ना पड़ता है क्योंकि आपका शेयर होल्डर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया। साथ ही में एचआर हवा में काम नहीं करता, वो एक्सटर्नल और इंटरनल सिचुएशन के फैक्टर पर काम करता है। सबसे पहले उसने क्या किया? स्टेक होल्डर इंटरेस्ट डेवलप किए। देन वो किस फैक्टर पर, एचआर किस फैक्टर पर काम करेगा? एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, लेबर लॉ क्या है, मार्केट की कंडीशन क्या है, इंटरनल फोर्स में हमारा बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, वर्क फोर्स क्या है, डेमोग्राफिक क्या है। देन इन दोनों इंटरेस्ट को एनालाइज करने के बाद अब मैनेजमेंट क्या है? चार अपनी एरिया पे काम करता है। ठीक है। एचआर पॉलिसी चॉइस बनाता है इनके बेसिस पे, जैसे कि पहला है एम्प्लॉय इन्फ्लुएंस, देन ह्यूमन रिसोर्स फ्लो, देन आपका रिवॉर्ड सिस्टम एंड वर्क सिस्टम। अब आपको पता चल गया कि कभी कभी क्या होता है कि ये पूछ लेता है कि कौन कौन से एरिया पे होता है। तो आपको पता होना चाहिए एम्प्लॉय इन्फ्लुएंस, ह्यूमन रिसोर्स फ्लो
एंड रिवॉर्ड सिस्टम और वर्क सिस्टम। देखो इस तरीके से जो स्टेक होल्डर इंटरेस्ट है, ये भी हमने देखा कि स्टेक शेयर होल्डर मैनेजमेंट एम्प्लॉय ग्रुप गवर्नमेंट सबका क्या है। देन सिचुएशन कैसी है, इसी के बेसिस पे वो क्या बनाएगा, एचआर पॉलिसी बनाएगा। देन इससे हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, इसके 4 होते हैं, याद रखिएगा 4 सी पे काम करता है। पहला हमारा कमिटमेंट, ठीक है, एम्प्लॉय लॉयल अटैचमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 सी आपको याद रखने की। इनके किन 4 सी पे काम करता है, तो कमिटमेंट। देन कमिटमेंट क्या होता है कि एम्प्लॉय लॉयल है, अटैच है उस ऑर्गेनाइजेशन से, ये मतलब ये आउटपुट होता है अगर आप ऐसे मॉडल क्रिएट करते हो। देन सेकेंड है कॉम्पिटेंसी, स्किल नॉलेज एंड एबिलिटी ऑफ द वर्कर। देन कॉन्ग्रुएंस, अलाइनमेंट है हमारा एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बीच, और साथ साथ में कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, कम से कम कॉस्ट में हम अच्छे से डेवलप कर सके। तो ये हमारा 4C, तो इसमें से आप याद करना ही करना है, ठीक है। देन कम टू द गेस्ट मॉडल। आपको पता है गेस्ट स्टूडेंट हार्वर्ड के बाद हम डेविड गेस्ट को मॉडल पे, यहाँ एक कंप्लीटली लीनियर स्ट्रैटेजी है, ठीक है, और ये लीनियर स्ट्रैटेजी है और कैजुअल चेन पे बेस्ड होता है। इसका कोर लॉजिक क्या है, एचआर it maps directional mathematical chain linking HR practice direct to finance success of the business। मतलब ये क्या करता है, ऐसा नहीं कि एकदम कुछ भी बोल दे कि हम ऐसे प्रैक्टिस बनाएंगे, ये क्या करता है कि अपने आप को मैथमेटिकल चेन में और उसके लिंक करके उसके बेसिस पे HR प्रैक्टिसेस बनाता है, जिससे कि हमारा क्या हो, फाइनेंशियल सक्सेस और बिजनेस हो। इसका कैजुअल फ्लो सीक्वेंस एग्जाम में डायरेक्टली अरेंज करने के लिए आता है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या होगा, हमारा एचआर स्ट्रेटेजी होगी। एचआर स्ट्रेटेजी बनती है जो कि उसके बेसिस पे क्या बनेंगे, हमारे एचआर प्रैक्टिसेस बनेंगे, ठीक है। एचआर स्ट्रेटेजी किसको ड्राइव करती है, एचआर प्रैक्टिसेस को करती है, और उन प्रैक्टिसेस से एचआर आउटकम आता है, ठीक है। अब प्रैक्टिसेस से क्या आया, हमारा एचआर आउटकम आया। एचआर आउटकम मैंने आपको बता दी क्या है, कमिटमेंट और क्वालिटी, और उन आउटकम के बेसिस पे लोगों का बिहेवियर हुआ, मतलब उनका इफर्ट और मोटिवेशन को ड्राइव करते हैं। और फाइनली बिहेवियर किसको देखते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो इनका याद रखो कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उसने एचआर पॉलिसी बनाई, ये क्या करता है, जो मैथमेटिकल चेन है ना उसको सीक्वेंशियली में लिंक करता है एचआर प्रैक्टिसेस से। जैसे अगर तुमने एचआर स्ट्रेटजी बनाई, उसके बेसिस पे ही एचआर प्रैक्टिसेस बनानी है। एचआर प्रैक्टिसेस अच्छी होगी तो लोगों में कमिटमेंट आएगी, मतलब आउटकम अच्छा आएगा, और आउटकम के बेसिस पे लोगों का बिहेवियर क्या होगा, या एफर्ट ज्यादा देंगे या मोटिवेशन देंगे। देन अगर बिहेवियर अच्छा हुआ, देन आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आएगा, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ड्राइव करेगा। स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन क्या है, एचआर इज फुली इंटीग्रेशन इन स्ट्रेटेजिक, मतलब ये क्या होता है, फुली इंटीग्रेटेड होता है हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, शिफ्टिंग टू फोकस ऑन हाई एम्प्लॉय कमिटमेंट। देखो इस तरीके से एचआर स्ट्रेटजी, देन एचआर प्रैक्टिसेस, देन एचआर आउटकम कमिटमेंट, देन बिहेवियर एफर्ट मोटिवेशन, देन फाइनेंशियल रिटर्न। तो ये हमारा कौन सा है, गेस्ट मॉडल, लीनियर चेन मॉडल बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा स्ट्रक्चर फ्लो क्या है, स्ट्रिक्टली लीनियरिटी है, ठीक है। रियल वर्ल्ड में चीजें ऐसी परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, लेकिन मॉडल अज्यूम एवरीथिंग फ्लो परफेक्टली फ्रॉम वन स्टेप टू नेक्स्ट स्टेज, ये इसकी कमी है। Then come to the Warwick model. You can say given by the Henry and Pettigrew. ये क्या है, ये जो इन्वायरमेंटल एंड जो हमारा है इन्वायरमेंट कंटेक्सचर के बेसिस पे है, ठीक है। इसने क्या किया, इसकी जो कोर फिलोसफी है, इन्होंने ये डेवलप किया था कि इन्होंने बिल्ट अपॉन द हार्वर्ड फ्रेमवर्क पे, ठीक है। हार्वर्ड फ्रेमवर्क पे इसने ये मॉडल डेवलप किया है, बट ये शिफ्ट द प्राइमरी फोकस द इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट ऑन द एचआर स्ट्रेटेजी। धीरे धीरे हार्वर्ड क्या था हमारा, कौन बच्चा बताएगा हार्वर्ड क्या है, हार्वर्ड है हमारा सॉफ्ट मॉडल, ठीक है। तो सॉफ्ट मॉडल के बेसिस पे इसने अपना मॉडल डेवलप किया था, लेकिन इसका प्राइमरी फोकस क्या था, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट ऑफ एचआर स्ट्रेटेजी। तो आपको पता है कि वार्विक मॉडल है, जैसे कि हार्वर्ड मॉडल ने इसका एक एक्सटेंशन समझो कि उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। इन्होंने ये देखा है कि इन्वायरमेंट का ये आर्गू क्या करता है कि एचआर स्ट्रेटजी कैन नॉट बी रिजिडली प्लान, मतलब हम एचआर स्ट्रेटजी को ऐसे प्लान नहीं कर सकते। इसे हमें क्या देखना पड़ेगा, इसे कंसिस्टेंटली अडॉप्ट टू एक्सटर्नल मार्केट एंड फोकस्ड एंड इंटरनल कल्चर शिफ्ट, मतलब सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि मार्केट में क्या चल रहा है, इंटरनल कल्चर शिफ्ट क्या है। तो आपको पता है इट यूज बाई मैनेजमेंट टू मैप आउट ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट, अंडरस्टैंड वाई एचआर पॉलिसी इज चेंज, ठीक है। 5 एलिमेंट है मॉडल के। पहला है आउटर कंटेक्स्ट, मतलब उसने बोला कि हम 5 चीजों को देखना जरूरी है। आउटर कंटेक्स्ट क्या होता है, जो आपका माइक्रो इन्वायरमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, लेवल हो गए ना आपके, टेक्नोलॉजी हो गई, पेस्टल हो गए, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है
वो हमने देखा। देन इनर कंटेक्स्ट, जो कंपनी के माइक्रो, जैसे ये होगा हमारा मैक्रो, ये होगा माइक्रो, मतलब विद इन कंपनी हमारा क्या है, जो हमारे कंट्रोल में हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, स्ट्रक्चर, हायरार्की है एंड लीडरशिप स्टाइल है। देन कम टू द बिजनेस स्ट्रेटेजी कंटेंट, ये कंपनी का कोर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटेजी, इसमें क्या होगा, आपके हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है वो सब बनेंगे। देन कम टू द एचआर कंटेक्स्ट, अब यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट का रोल आएगा कि स्टेब्लिश करे रोल एंड डेफिनेशन ऑफ एचआर डिपार्टमेंट विद इन द स्पेसिफिक कंपनी। देन लास्ट वन इज द एचआरएम कंटेंट, ये हमारा एक्चुअल एचआर प्रैक्टिसेस हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे रिवॉर्ड हो गया, एम्प्लॉय रिलेशन हो गया, एचआर फ्लो हो गया। हमेशा याद रखना बार्बेक मॉडल क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, प्रिस्क्राइब नहीं है, ये मैनेजमेंट को सिर्फ कंटेक्स्ट को मैप करके एनालिटिकल टूल देता है, पर ये नहीं बताता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व, ये वैसे बता देगा कि यस हमने ये करते हैं, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करनी है। देन कम टू द स्टोरेज मॉडल ऑफ एचआरएम फ्रेमवर्क, ठीक है, तो आपको पता है जॉन स्टोरे ने दिया था, और इनका जो था ये जो सबसे फ्रीक्वेंटली टेस्टेड पूछा जाता है एग्जाम में, स्टोरे मॉडल। स्टोरे ने सिर्फ एचआरएम को डिफाइन नहीं किया, इसने कहा कि अल्टीमेट क्रिएट स्ट्रक्चर मैट्रिक्स बनाई, डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रेडिशनल पर्सनल मैनेजमेंट एंड मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसे आप एचआरएम बोलते हैं। उसने एम्प्लॉय एज ए कॉस्ट को मिनिमाइज और एचआरएम एसेट को डेवलप किया, ठीक है, और उसके बेसिस पे उसने 27 पॉइंट्स डिफरेंस मैप किए, जिसे 4 डायमेंशन में बांट दिया। तो आपको पता है इन्हें डिफाइन नहीं किया, इन्होंने कहीं डिफरेंस क्रिएट किया, जो ट्रेडिशनल पर्सनल मैनेजमेंट है और हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसको उसने 27 पॉइंट डिफरेंस के दिए कि ये दो अप्रोच है, इन्हें हम 4 मेन डायमेंशन में डिवाइड करते हैं। और इसका शिफ्ट क्या था, ये मार्क द फॉर्मल एजुकेशन शिफ्ट फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉय एज ए कॉस्ट टू मिनिमाइज टू एसेट डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया कि इसका जो था कि जैसे पर्सनल मैनेजमेंट क्या था कि कॉस्ट मिनिमाइज है, लेकिन जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो हमारा एसिड डेवलप है, ठीक है, तो ये हमारा स्टोरी मॉडल ने डिफरेंशिएट किया था। अच्छा, 4 कौन सी डायमेंशन है जिसके बेसिस पे उसने 27 पॉइंट को डिफरेंस किया। फर्स्ट वन है बिलीफ एंड एजम्पशन, जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो एज्यूम करता है एम्प्लॉय नीड स्ट्रिक्ट रूल एंड कंप्लाइंस, उसको ऐसा लगता है कि एम्प्लॉय को क्या जरूरत है, स्ट्रिक्ट रूल एंड कंप्लाइंस की जरूरत है। लेकिन एचआरएम क्या चाहता है, वॉन्ट चाहता है कि वो लोग कंट्रीब्यूट करे एंड कमिटमेंट करे, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन एंड कमिटमेंट। देन कम टू द सेकंड स्ट्रेटेजिक एंड एस्पेक्ट, पीएम क्या है, रिएक्टिव है कि कोई स्लो है, ठीक है, कि कोई अगर प्रॉब्लम हो गई देन उस पर एक्शन ले रहा है। बट हमारा जो एचआरएम है वो कैसा, हमारा प्रोएक्टिविटी है, विजन है एंड इंटीग्रेटेड इनटू द सीईओ बिजनेस स्ट्रेटजी। तो अब वो किस में बिजनेस स्ट्रेटजी में जा रहा है, सीईओ बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ इंटीग्रेट करता है। देन हमारा लाइन मैनेजमेंट है, इन 4 कैटेगरी पर डिफरेंट है। तो पीएम क्या है, एचआर पीपल को हैंडल करता है, लेकिन एचआरएम क्या करता है, लाइन मैनेजर हैंडल द पीपल, ठीक है, जैसे पर्सनल की मैनेजमेंट करो तो एचआर ही सारे लोगों को हैंडल करेगा, लेकिन जब नया मॉडल आया उन्होंने बोला कि नहीं, जो लाइन मैनेजर है वही हैंडल करेगा और एचआर सिर्फ उन्हें फैसिलिटेट करेगा, एचआर सिर्फ उन्हें असिस्ट करेगा। की लेवल्स क्या होते हैं, ये पीएम जो पर्सनल मैनेजमेंट है कंट्रोल बिहेवियर थ्रू द रिजिड रूल, मतलब ये लोगों के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करता है, थ्रू द रूल्स, थ्रू द प्रोसीजर एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। एंड एचआरएम ड्राइव के बिहेवियर किसके थ्रू करता है, कल्चर एंड टीम वर्क एंड इंडिविजुअल पे के थ्रू, ठीक है। देन कम टू द स्केलर 5P मॉडल ऑफ एचआरएम। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एचआर की इंटरनल आर्किटेक्चर पर, ठीक है, और इसमें इंटरनल आर्किटेक्चर में इसने 5P मॉडल दिए थे। ये मॉडल क्या मैप करता है, एग्जैक्ट कैस्केडिंग फ्लो, किसके कैसे बोर्ड कॉर्पोरेट वैल्यू डेली एडमिनिस्ट्रेटिव एचआर एक्शन में ट्रांसलेट होती है। मतलब ये क्या देखता है कि बोर्ड कॉर्पोरेट जो हमने ऊपर हाई लेवल पे जो वैल्यू बनाई है वो डेली एडमिन एचआर प्रैक्टिस में हम कैसे फॉलो करते हैं। तो इसका सीक्वेंस डायरेक्टली एग्जाम में अरेंज करने को आ सकता है, तो इसे टॉप टू बॉटम समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिलोसफी क्या है हमारी, तो ओवर रीचिंग द कॉर्पोरेट वैल्यू ऑन हाउ पीपल शुड बी ट्रीटेड, मतलब कंपनी की कैसे हम जो हमारे कॉर्पोरेट वैल्यू है, ठीक है, उसे हम लोगों के साथ इंटरकनेक्ट करके लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। देन कम टू द पॉलिसी, ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। देखो सबसे पहले हमारा टॉप आया फिलोसफी, हमारी कंपनी की फिलोसफी क्या है, ठीक है, और देन हमारा पॉलिसी आया। पॉलिसी क्या होता है, ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन होती है कि वी ओनली प्रमोट फ्रॉम विद इन, है ना, कि क्या क्या हमारे गाइडलाइन है कि हम किन्हीं लोगों को किस कैटेगरी के अंदर ही प्रमोट करेंगे। देन प्रोग्राम क्या होता है, फॉर्मल, कोऑर्डिनेट, मतलब इस तरीके से हमारा है ना कि बोर्ड कॉर्पोरेट वैल्यू से लेके नीचे तक
एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो पॉलिसी होगी हमारी, प्रोग्राम हो गया फॉर्मल कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रेटजिक एफर्ट, जैसे लीडरशिप पाइपलाइन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सारे हो गए। तो इसमें क्या होता है, एक फिर आते हैं हमारे प्रैक्टिसेस, एक्चुअल मैनेजर बिहेवियर जो डेली बेसिस पे अप्लाई होते हैं। देन प्रोसेस, ये एग्जैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप जो पेरोल रन करने के पेपर वर्क होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होता है। तो सबसे हाईएस्ट हमारा हो गया फिलोसफी, तो वो इस तरीके से टॉप डाउन है, डिसेंडिंग स्ट्रेटजी। सबसे पहले हाईएस्ट लेवल पर आपने क्या किया, फिलोसफी आपने वैल्यू क्रिएट करी कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ लोगों को ट्रीट करते हैं। देन आपने पॉलिसी बनाई, मतलब गाइडलाइन बनाई, देन उनके बेसिस पे प्रोग्राम किया। जैसे आपने पता ना, हम सारी चीजें पढ़ते हैं उसमें स्टैंडिंग प्लान में, ठीक है। देन हमने प्रैक्टिसेस करी, देन हमारा प्रोसेस हुआ। तो ये चीज है। तो हमेशा याद रखना कि प्रैक्टिसेस और प्रोसेस को स्क्रैम्बल करते हैं। याद रखिए बिहेवियर जो होता है वो प्रैक्टिसेस पहले आता है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क सबसे एंड में आता है। तो आप कंफ्यूज मत होना कौन सा पहले आएगा, प्रैक्टिसेस पहले आएगा और प्रोसेस सबसे लास्ट में आएगा। देन कम टू द रिसोर्स बेस्ड व्यू। रिसोर्स बेस्ड व्यू क्या है, इंटरनल कैपिटल थ्योरी एंड वैल्यू फ्रेमवर्क। अब आते हैं एक फंडामेंटल शिफ्ट पे। रिसोर्स बेस्ड व्यू, इसका कोर फिलॉसफी है कि कंपिटिटिव एडवांटेज बाहर मार्केट से नहीं आता, इट कम फ्रॉम द इंटरनल रिसोर्स ऑफ द फर्म, स्पेसिफिकली द ह्यूमन कैपिटल। मतलब जो हमारा कंपिटिटिव है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा वैल्यू टेस्ट। उन्होंने बोला कि जो एडवांटेज है वो हम अंदर से ही लेते हैं, ठीक है। देन वैल्यू टेस्ट क्या होता है हमारा, अगर आपकी वर्कफोर्स को ट्रू स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बनना है तो उसको ऐसी तरह की टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, मतलब वैल्यू बेस्ड पर करनी पड़ेगी और आपको अच्छा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेना है। तो सबसे पहला है हमारा वैल्यूबल, ठीक है, लोअर कॉस्ट और इंक्रीज रेवेन्यू। तो वैल्यूबल कैसा है कि कम से कम कॉस्ट हो और उसका रेवेन्यू हमारा बढ़े, ठीक है। देन कम टू द रेयर टॉपिक, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। रेयर क्या होती है, कंपटीटर कैन नॉट, मतलब आपकी कंपनी में ऐसे ह्यूमन बीइंग है कि जो हमारी अदर कंपटीटर है ना, वो उस स्किल को इजीली फाइंड ही नहीं कर पा रहे। देन कम टू द इमिटेशन, जो कि हमारा जो कंपटीटर वो उसे कॉपी भी नहीं कर सकता ना उसे बाय कर सकते हैं। ऐसा कल्चर है आपके इन्वायरमेंट में जो आपका अदर्स जो कंपटीटर वो आपको कॉपी नहीं कर सकता। लास्ट वन इज द ऑर्गेनाइज, फिल्म स्ट्रक्चर अस वैल्यू को एग्जेक्ट कर सके, मतलब जो हमने स्ट्रक्चर बनाया वो एक्चुअली ऐसा ही रहे। तो आपको पता है विराइव फ्रेमवर्क, वैल्यूबल मतलब वैल्यूबल होना चाहिए, रेयर होना चाहिए जो किसी के पास ना हो, देन इनइमिटेबल होना चाहिए मतलब कॉपी ना हो, देन ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो विराइव का फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछता है, ओ का मतलब ऑर्गेनाइज है, प्लीज ऑपरेशन और आउटकम से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देन हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम। अब हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम क्या होता है, उसके बाद जो है हमारा, जिसे मार्क ह्यूजलैंड ने डेवलप किया था, इसका फाउंडेशन एक ही वर्ड पर टिका है, सिनर्जी, ठीक है। बंडलिंग से याद रखना सिनर्जी। इसका कोर फिलोसफी क्या है, ये एक एचआर प्रैक्टिस है जो अकेले आइसोलेशन फाइनेंशियल रिटेन जनरल नहीं कर सकती। देखो इसे हमने बंडल अप्रोच बोला गया है ना। बंडल अप्रोच क्या है, बंडल अप्रोच का मतलब यही है कि ऐसी प्रैक्टिसेस है जिसे हम फाइनेंशियल रिटर्न सिर्फ एक प्रैक्टिसेस, एक इंसान एक एचआर के बेसिस पर जनरेट नहीं कर सकते। ये दे क्रिएट अ वैल्यू व्हेन दे डिप्लॉय सिनर्जिक बंडलाइज सिस्टम, मतलब ये जब भी हम क्रिएट कर सकते हैं जब आपने एक सिनर्जी को एक जो सिनर्जेटिक बंडल की तरह यूज किया हो, मतलब आपने सब लोगों ने मिलकर उस पर काम किया हो। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ सेलेक्टिव हायरिंग काफी नहीं है, सेलेक्टिव हायरिंग के साथ आपको ट्रेनिंग प्लस उसके परफॉर्मेंस पे मिलकर इस ये जो हमारा HPW हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम का टारगेट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक प्रैक्टिस कर ली और आपका परफेक्ट है, नहीं, आपको जितनी भी प्रैक्टिस है सबको बंडल की तरह अच्छी तरीके से यूज करना है, ठीक है। देन इसका टारगेट आउटकम क्या है, एम्प्लॉय की नॉलेज स्किल मोटिवेशन एंड रिटेंशन को एक साथ मैक्सिमाइज करना, ठीक है। और हमेशा याद रखना अगर कहीं बंडलिंग या इंटरनेट सिनर्जी वर्ड मिलते हैं तो उनको बंद करके HPWS मार्क कर देना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेविस उल्रिक HR मॉडल। अब आपको पता है ये क्लासिक 1997 का HR मॉडल पे है। पुराने मॉडल हाई लेवल स्ट्रेटजी की बात करते हैं, लेकिन जो उल्रिक हमारा मॉडल है वो मैप करता है HR प्रोफेशनली एक्चुअली डेली बेसिस पे जो हमारे क्या जॉब करते हैं, ठीक है। तो ये मैप क्या कर रहा है, एक्चुअली डेली जॉब कर रहा है HR प्रोफेशनल की, जो कि आपको पता है 2x2 मैट्रिक्स में, मतलब आपका फोकस है मतलब प्रोसेस वर्सेस पीपल एंड टाइम फ्रेम में स्ट्रेटजिक
फ्यूचर वर्सेज ऑपरेशन डेली। तो आपको पता है दो एक्सेस है, पहला है फोकस, यानी आपके प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ठीक है, प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हो या पीपल पे ध्यान दे रहे हो, पहला ये हो गया। देन दूसरा है हमारा टाइम फ्रेम, मतलब आपका विजन स्ट्रेटेजिक फ्यूचर है या आपका डेली के बेसिस पे। ये हमारे मैट्रिक्स के बेसिस पे होते हैं। तो इसके बेसिस पे हमारे 4 की रोल निकल के आते हैं, जिसको आपको एग्जैक्टली मेमोराइज करना है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इनमें से कौन सा डॉब्रिक रूब्रिक का नहीं है, इसमें से कौन सा है, तो ये आपको 4 पॉइंट तो याद रखने हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्या होता है, ये स्ट्रेटेजिक और प्रोसेस को कंबाइन करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया, देखो प्रोसेस होगा या पीपल है, स्ट्रेटेजिक है या फ्यूचर, तो जो प्रोसेस और स्ट्रेटेजिक है इसके साथ अगर आपकी एचआर बिजनेस स्ट्रेटजी बनाता है, उसको हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलते हैं, जहां एचआर की बिजनेस के स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करना होता है प्रोसेस को, ठीक है। देन कम टू द चेंज एजेंट। चेंज एजेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक प्लस पीपल, ठीक है। जहाँ स्ट्रेटजी तो बनी है लेकिन हम पीपल फोकस्ड हैं, ये स्ट्रेटजी पीपल का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ फोकस ट्रांसफॉर्मेशन कॉर्पोरेट कल्चर जो होता है ना, कि जो चेंजेज आ रहे हैं, है ना, जो कल्चर में चेंजेज आ रहे हैं उसको ये मैनेज करता है, ठीक है। ये तो आपको काम को मैनेज करता है, जहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी होती है, ये लोगों को जो कोई भी कल्चर मैनेज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन को भी चेंजेस आ रहा है उसको करता है, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द चेंज एजेंट। और ये स्ट्रेटजिक प्लस प्रोसेस ये बोला जाता है स्ट्रेटजिक पार्टनर। देन कम टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट, ये ऑपरेशन और प्रोसेस का मिक्स है, ठीक है, ऑपरेशन प्लस प्रोसेस का मिक्स है, जहां डेली पेपर वर्क, कंप्लाइंस और पेरोल की इफिशिएंसी देखी जाती है। देन कम टू द एम्प्लॉय चैंपियन। एम्प्लॉय चैंपियन कौन होता है, जो ऑपरेशन प्लस पीपल होते हैं, ब्लेंड होता है, जहाँ फोकस एम्प्लॉय एंगेजमेंट मैक्सिमाइज करना और उनकी ग्रीवेंस सुनने पर होता है, मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट का सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज हो और जो उनके ग्रीवेंस है तो उनको लिसन करता है। इट एक्ट एज ए एम्प्लॉयर वॉइस, ठीक है। तो ये एग्जाम में डायरेक्टली इन्हीं एक्सेस को मैच करने के लिए कहा जाएगा। एक्सेस में कंफ्यूज मत होना, अगर बात स्ट्रेटजी और कल्चर की आए तो चेंज एजेंट है, ठीक है। अगर डेली पेपर वर्क की आए तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट है। उसके बाद स्ट्रेटजी पार्ट तो आपको पता ही है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उल्ड्रिक अपडेटेड कॉम्पिटेंसी मॉडल। देखो वो था 1997 का, ठीक है। अब ये जो 4 रोल थे उल्ड्रिक ने क्या किया, इन्हीं 4 रोल को 6 कोर डोमेन्स में डेवलप कर दिया। एचआर यहाँ रुका नहीं, 2012 में डेविड उल्ड्रिक ने अपना पुराना जो 4 रोल मॉडल को अपडेट किया, क्योंकि मॉडर्न एचआर रिक्वायर स्पेसिफिक पर्सनल कॉम्पिटेंसी को ढूंढने लगा कि जो एचआर को जरूरत होती है पर्सनल कॉम्पिटेंसी की, नॉट जस्ट अ जॉब डिस्क्रिप्शन की। तो एक मॉडर्न एचआर प्रोफेशनल को अब सिर्फ प्रोसेस हैंडल नहीं करना, उसको अंदर स्पेसिफिक स्किल भी होनी चाहिए, जैसे भी हमने बताया ना, चेंज एजेंट हो गया, एम्प्लॉय चैंपियन हो गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट हो गया। उसने बोला सिर्फ इसको नहीं है, उसके अंदर कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए। तो इन्हें 6 कोर कॉम्पिटेंसी दी थी। पहला है, ये मतलब अपडेटेड है जो कि 2012 में आया। अब पुरानी बुक्स में देखोगे कि आप पे सिर्फ वही मॉडल दिया हुआ। हमेशा याद रखना, बच्चे पूछते हैं मैम आप कहाँ से, मैं सिर्फ बुक्स नहीं लेती, मैं अपडेटेड जर्नल्स होते हैं, मैं जितना भी अपडेटेड हो सकता है आज की करंट में क्या चल रहा है और पहले क्या था, उन सबको मिला के कंटेंट बनाते हैं। मतलब मेरा एक सोर्स नहीं है, कम से कम मेरे 4-5 सोर्स हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस नहीं दे सकती कि आप उस बुक को कंप्लीटली ब्लाइंडली फॉलो करो, ठीक है। देन कोर कॉम्पिटेंसी क्या है हमारी, क्रेडिबल एक्टिविस्ट। क्रेडिबल एक्टिविस्ट का मतलब होता है कि आपको एम्प्लॉय का ट्रस्ट जीतना है, बस साथ में बिजनेस डिसीजन में भी एक्टिव रहना है। मतलब वो तो करना है, ट्रस्ट भी जीतना है, लेकिन बिजनेस डिसीजन के साथ भी एक्टिव रहना है। देन कम टू द स्ट्रेटेजिक पोजिशनर, आपको ग्लोबल बिजनेस कंटेस्ट की गहरी समझ होनी चाहिए। मतलब अभी ये बता रहा है कि उसके इंसान जो एचआर है उसके पास ये कंपिटेंसी होनी चाहिए। क्रेडिबल एक्टिविस्ट होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉय का ट्रस्ट भी हो लेकिन बिजनेस डिसीजन भी एक्टिविस्ट हो। स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, मतलब ग्लोबल मार्केट को भी अच्छे से समझे। कैपेबिलिटी बिल्डर है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कोर कल्चर आपको डिफाइन और बिल्ड करना है, ठीक है, क्या हमारा कोर कल्चर है वो आपको पता होना चाहिए। देन चेंज चैंपियन, इनिशिएट एंड सस्टेन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कंपनी में ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएशन करे और उसको सस्टेन करके रखे। देन एचआर इनोवेटर और इंटीग्रेटर, मतलब ये जो हमारे होते हैं जो नई और सिनर्जिक एचआर प्रैक्टिसेस क्रिएट करते हैं। देन कम टू द टेक्नोलॉजिकल प्रोपोनेंट, मतलब जैसे आपने बताया ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एनालिटिक यूज करे और अच्छे से इफिशिएंसी को ड्राइव करे। तो या एग्जामिनर पुराने 1997 के रोल जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट को कब आए है ना, तो इनको तो आपको करना है, ठीक है। उसके साथ अब नए 2012 की कंपिटेंसी जैसे क्रेडिबल एक्सपर्ट के साथ मिक्स करके ट्रिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपकी कहीं अगर कंपिटेंसी पूछता है तो आपका आंसर 6 में से ही कोई होगा, और रोल पूछता है तो 1997 से होगा। तो देखो ये अपडेटेड हमारा आया है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से स्टडी करेगा जब आप स्ट्रेटजिक एचआरएम पढ़ते हो। ये भी हमारे स्ट्रेटजिक एचआरएम के नए कंसेप्ट के मॉडल्स हैं, ठीक है।
देन कम टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस मॉडल। अब देखो बेस्ट प्रैक्टिसेस मॉडल क्या होती है। अब एक ऐसी डिबेट पे आते हैं जो नेट एग्जाम में हमेशा आती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्सेस बेस्ट फिट। पहले बात करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस मॉडल की, जिसे किसने दिया था, हमारे जेफरी प्रिफर ने डेवलप किया था। सबसे पहले हम बेस्ट, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ठीक है। देन अब इनका कोर फिलोसफी सिंपल और यूनिवर्सल है। ये आर्गू करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक एचआर प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो हमेशा सुपीरियर बिजनेस परफॉर्मेंस देगी, चाहे इंडस्ट्री कोई भी हो, कंपनी का साइज कुछ भी हो, या जियोग्राफिकल लोकेशन कुछ भी हो। तो इनका यही है ना कि कुछ ऐसी हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपकी जो हमारी जो कंपनी है वो अच्छे से परफॉर्मेंस देगी, सुपीरियर परफॉर्मेंस देगी। ये इनका कहना था। तो उन्होंने बोला कि 7 यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस बताई हैं जिन्हें अगर आपको याद रखनी है कि इन्हीं के बेस, अगर ये है आपके अंदर तो आपकी कंपनी में, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। तो फर्स्ट वन कौन सी थी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी का मतलब होता है कि बिना वजह से फायर ना करना, अगर आपके एम्प्लॉय बिना कोई रीजन के, नो आर्बिट्रेटरी फायरिंग। दूसरा है हमारा सेलेक्टिव हायरिंग, है ना, सेलेक्टिव हायरिंग ऑफ न्यू पर्सोनल। इसका मतलब है आपका कि उन्हें जब भी आप करो तो एक सेलेक्टिव हायरिंग करो, टीम्स को यूज करना सेल्फ मैनेज पर पर्सनल के बेसिस पे। देन पहला हो गया कोई गलती से आपको हायर नहीं करनी, देन सेलेक्टिव हायरिंग ऑफ न्यू पर्सोनल, ठीक है, सिलेक्शन करना है नए पर्सोनल का। देन सेल्फ मैनेज टीम हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, मतलब अपनी जो पावर है वो आपके जूनियर्स में भी हो। हाई कंपनसेशन कंटीजेंसी ऑफ परफॉर्मेंस हो, मतलब हाई कंपनसेशन दो अगर कोई परफॉर्मेंस अच्छे से कर रहा है ना, तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आपको कंपनसेशन देना है। देन उसके बाद भी आपको क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। अब आपको क्या करें, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देनी है। देन कंपनी अब ट्रेनिंग प्रोवाइड करती, स्टेटस डिफरेंस को कम करना, जो हायरार्की है ना हमारी इग्लिटेरियन में, जैसे ये है, तो इसकी जगह हमें कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, फ्लैट स्ट्रक्चर होना चाहिए। देन एक्सटेंसिव शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन, मतलब उस कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वर्कर के साथ भी शेयर करना है। तो याद रखना, अगर एमसीक्यू में यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच आ जाए, वर्ड दिखे कि वो एग्जैक्टली बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल की बात कर रहा है, इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही होता है कि एज्यूम करता है वन साइज फिट ऑल, क्योंकि रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता एक, क्योंकि हर कंपनी अलग होती है, हर कंपनी का प्रोसेस अलग होता है, फंक्शंस अलग होता है, डेट्स वाइज है, फ्लो है। देन कम टू द बेस्ट फिट मॉडल। बेस्ट फिट मॉडल क्या कहता है हमारा कि इसी वन साइज फिट ऑल अजम्पशन का डायरेक्ट रिजेक्शन है। उन्होंने बोला जैसी सिचुएशन होगी उसके बेसिस पे हमें वहां पे अप्रोच यूज करनी चाहिए। तो हमारा जो बेस्ट फिट मॉडल, जिसे हम कंटीजेंसी अप्रोच भी कहते हैं, इसी स्कलर जैक्सन ने क्लियर किया, एचआर कोई एक यूनिवर्सल बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती, इसका कहना था ये बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं होती। ऐसे स्ट्रेटेजी तभी काम करेगी जब वो बिजनेस की स्पेसिफिक लाइफ साइकिल को कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के साथ एक्सप्रेटली अलाइन होगी। तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी फिलॉसफी क्या थी, कि जो वो इनके जो उनकी जो स्ट्रेटजी के साथ अगर अलाइन होगी एचआर स्ट्रेटजी, जब भी वो काम करेगी एक स्पेसिफिक एचआर स्ट्रेटजी, ना कि बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरह नहीं है। यूनिवर्सल कुछ नहीं होता, हर कंपनी का अलग अलग होता है। उन्होंने 3 क्लियर स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट दिए थे कि ये होना चाहिए। फर्स्ट वन इज द इनोवेटिव स्ट्रेटजी। अगर कंपनी का गोल कुछ नया बनाना है तो एचआर को लॉन्ग टर्म फोकस रखना होगा, रिस्क टॉलरेट करना होगा और क्रिएटिविटी को रिवॉर्ड करना होगा, ठीक है। इनोवेशन स्ट्रेटजी इसके साथ अलाइन करो एचआर को, प्रैक्टिसेस को। देन क्वालिटी इनहेंसमेंट स्ट्रेटजी, अगर फोकस स्ट्रिक्ट क्वालिटी पे है तो एचआर को क्या करना होगा, रिपीटेटिव ट्रेनिंग, मतलब अगर सपोज करो आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको बार बार ट्रेनिंग देनी है, उसके प्रोसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और टीम वर्क फोकस करना होगा। देखो देखो अगर आपका जो कंपनी का जो वो है स्ट्रेटजी है इनोवेटिव लेना, तो आपको क्या करना होगा, रिस्क लेना, लॉन्ग टर्म फोकस, अगर कोई क्रिएटिव करता है उससे रिवॉर्ड देना है। क्वालिटी इन्हेंसमेंट स्ट्रेटजी अगर आपकी एचआर को, अगर आपकी कंपनी ऐसी है जिसपे क्वालिटी फोकस्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी रिपीटेटिव बार बार ट्रेनिंग, जिससे कि कोई वो एरर ना कर सके, ठीक है। उसके स्ट्रिक्ट प्रोसेस एंड टीम वर्क होगा। देन कम टू द कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी, अगर कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है तो एचआर को टाइट कंट्रोल, शॉर्ट टर्म फोकस, मिनिमल ट्रेनिंग और स्ट्रिक्टली वेरिएबल पे से करना पड़ेगा। मतलब अगर ये 3 स्ट्रेटजियां, इन्हीं के बेसिस पे आप एचआर प्रैक्टिसेस डिफाइन करने होगा। तो बेस्ट फिट मतलब पूरी तरह कंटेक्स्ट पर निर्भर करता है। एग्जामिनर आपसे स्पेसिफिक स्ट्रेटजी जैसे कॉस्ट रिडक्शन देकर पूछेगा तो इसमें कौन सी एचआर प्रैक्टिसेस होगी, एचआर प्रैक्टिस होगी या फिट होगी, तो आपको पता है बेस्ट फिट होगी, ठीक है। देन कम टू द एएमओ मॉडल। एएमओ मॉडल जो है जिसे एप्ली बिन एटॉन
2000 में दिया था। ये ब्रॉड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है जो कि मैक्रो फैक्टर से हटकर अपना पूरा फोकस किस पर रखती है, इंडिविजुअल वर्कर की साइकोलॉजी पर शिफ्ट कर देती है। ठीक है, इसका शिफ्ट एंटायरली मतलब अब इस पर हमने ये नहीं करना, ये किस पे फोकस है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी ऑफ वर्कर पे। यहाँ पे एक डायरेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन बेस्ड होती है, परफॉर्मेंस इक्वल टू फंक्शन ऑफ AMO, मतलब एबिलिटी, मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इसका एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस 3 वेरिएबल का फंक्शन है, मतलब एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस करेगा जब 3 वेरिएबल होंगे। तो आपको पता है परफॉर्मेंस इक्वेशन है, HR मस्ट डिजाइन पॉलिसी, इस तरीके से HR को पॉलिसी बनानी चाहिए जो ये 3 वेरिएबल को साइमल्टेनियसली कर सके। अगर इनमें से एक भी 0 हो गया तो आपकी परफॉर्मेंस 0 हो गई। ठीक है, वैलेंस मोटिवेशन आपने पढ़ा हुआ, उसके बेसिस पे तीनों को आपको अलाइन करना। देन 3 वेरिएबल कौन कौन से, फर्स्ट वन इज द एबिलिटी। एबिलिटी क्या होता है, क्या एम्प्लॉय के पास जॉब करने की स्किल है या HR रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग की प्रैक्टिसेस से बनती है। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला कि डज द एम्प्लॉय हैव द स्किल टू द जॉब, ड्राइव बाई, ये कहाँ से ड्राइव होती है, स्किल कहाँ से आएगी जॉब करने की, किससे, HR प्रैक्टिस जैसे रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग से एबिलिटी आती है। देन कम टू द मोटिवेशन, डज द एम्प्लॉय एक्चुअली वांट टू द जॉब, क्या एम्प्लॉय एक्चुअली में जॉब करना चाहता है, तो ये हमारा कहाँ से आएगा, HR प्रैक्टिसेस कौन कौन सी से आएगा, अप्रेजल, इंसेंटिव एंड हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड बेनिफिट्स। ठीक है, इनसे आएगा। देन अपॉर्चुनिटी, डज द वर्क स्ट्रक्चर अलाउ देम टू डू द जॉब, क्या वर्क स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो आपको काम करने की आज़ादी देता है, तो ये हमारा किस तरह के HR प्रैक्टिसेस करनी है यहाँ पे, जॉब डिजाइन, ऑटोनॉमी और टीम वर्क। HR को इन 3 वेरिएबल को एक साथ मैक्सिमाइज करना होता है क्योंकि ये मल्टीप्लाइड है ना, अगर इनमें से एक भी वेरिएबल 0 हुआ तो ओवरऑल परफॉर्मेंस सीधा 0 हो जाएगा। मतलब आपका क्या जॉब के पास स्किल है, क्या वो सच में काम करना चाहता है, क्या उसे अपने तरीके से काम करने की आजादी है। तो याद रखिएगा, अपॉर्चुनिटी को कंफ्यूज मत होइएगा ऑर्गेनाइजेशन और आउटकम से। अब ये हमारा जो 3 वेरिएबल वाला है वो हमारा फिनिश होता है। देखो इस तरीके से बिल्ड या जी एबिलिटी किसके थ्रू ले रहे हैं हम, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग के थ्रू, मोटिवेशन, अप्रेजल, इंसेंटिव, बेनिफिट्स के थ्रू, अपॉर्चुनिटी, जॉब डिजाइन, ऑटोनॉम, टीम वर्क, इसके बेसिस पे ही हमारी परफॉर्मेंस आएगी। इनमें से अगर एक भी 0 है तो आपकी परफॉर्मेंस 0 हो जाएगी। देन कम टू द स्टैंडर्ड कैजुअल मॉडल जो कि 2005 में आया था। स्टूडेंट, अब एक मॉडर्न फ्रेमवर्क है जो स्टैंडर्ड कैजुअल मॉडल, जिसे बॉसली एट ऑल ने डेवलप किया था। इसे आप गेस्ट मॉडल की तरह ही एक मॉडर्नाइज अपडेटेड वर्जन जैसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने गेस्ट मॉडल पढ़ा था ना, उसी का एक अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे आज के टाइम में एकेडमिक रिसर्च में HR की एक्चुअल फाइनेंशियल वैल्यू प्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा ये फ्रेमवर्क यूज किया जाता है। इसका कैजुअल चेंज में डायरेक्टली मेमोराइज करना है सीक्वेंस आपको, सबसे पहली बात। ठीक है, तो कोर्स ये मॉडर्नाइज है, अपडेट वर्जन है गेस्ट मॉडल का, एंड इज करेंटली द मोस्ट वाइडली यूज फ्रेमवर्क इन एकेडमिक रिसर्च एंड दैट। ठीक है, देन इसका जो चेन है मैंने आपको बताया, ये चेन डायरेक्टली मेमोराइज कर लो। सीक्वेंस थोड़ा ज्यादा डिटेल में, पहले हम बिजनेस स्ट्रेटजी की बात करते हैं। ठीक है, बिजनेस स्ट्रेटजी बनती है तो उसी के बेसिस पर हमारा क्या बनेगा, HR स्ट्रेटजी। तो अभी हमने पढ़ा था ना, ये वही तो है कि बिजनेस स्ट्रेटजी के बेसिस पे हमने जो बनाई उसके बेसिस पे HR स्ट्रेटजी बनाएंगे। पहले वहां पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, HR स्ट्रेटजी से हो रहा था, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है बिजनेस स्ट्रेटजी से। ठीक है, बिजनेस बनी जो HR स्ट्रेटजी को सेव करेगी। देन उसके बाद HR प्रैक्टिसेस उसके बेसिस पे इम्प्लीमेंट होती है, जहां से हमारा क्या आता है, HR आउटकम होता है, यहीं से हमारा बिहेवियर्स आते हैं। ठीक है, बिहेवियर के बेसिस पे हमारी इंटरनल परफॉर्मेंस मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। देन हमारा फाइनेंशियल ROI निकल के आता है। ठीक है, ये हमारी चेन है, जो गेस्ट मॉडल की लीनियर चेन हमने पढ़ी थी, ये उसी का है। तो इस मॉडल के लिटरेचर में अक्सर HRM को ब्लैक बॉक्स का ओपन करने वाला मॉडल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आपसे पूछेगा कि किस मॉडल ने मॉडल रिसर्च पे HR और परफॉर्मेंस के लिंक को सिंथेसाइज किया, तो आपको पता होना चाहिए HR परफॉर्मेंस और उसको सिंथेसाइज कौन कर रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, ये हमारा बॉसले मॉडल कर रहा है। ठीक है, अगर कोई पूछ ले HR परफॉर्मेंस किसके साथ, स्टैंडर्ड कैजुअल मेथड्स। ठीक है, तो ये मेथड्स होगा, तो आप याद रखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है जो कि आपकी फाइनेंशियल वैल्यू को भी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी लीड कर रहा है, जो प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे। ठीक है, देन कम टू द यूरोपियन मॉडल ऑफ HRM। आई थिंक ये हमारा लास्ट मॉडल है, 15 मॉडल हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो आज सबसे फाइनल कोर मॉडल है, यूरोपियन मॉडल ऑफ HRM, ये किसने दिया था, ये हमारा क्रिस ब्रेस्टन ने दिया था। ये मॉडल एक्चुअली पहले पढ़े गए अमेरिकन मॉडल जैसे मिकीगन हो गया, हार्वर्ड को डायरेक्ट क्रिटिक करता है। अभी हमने मिकीगन हार्वर्ड मॉडल पढ़े थे ना, इनको क्या करेगा, ब्रेस्टन ने आर्गू किया कि अमेरिकन मॉडल बहुत ज्यादा कैपिटलिस्टिक है,
रियलिटी में यूरोपियन लेबर मार्केट बिल्कुल अलग ढंग से काम करती है। यूरोपियन लेबर मॉडल है तो उन्होंने बोला एकदम अलग काम करती है। तो इनके जो है ना डेवलप बाई डायरेक्ट क्रिएटिव, जो अमेरिकन, जो मैंने बोला हार्ड और सॉफ्ट मॉडल है, उसको आर्गू किया ये बहुत कैपिटलिस्ट है और ये हमारी जो लेबर मार्केट है वो डिफरेंशिएट है। उन्होंने बोला इसके की डिफरेंशिएशन है, इसका मैक्रो लेवल पर फोकस है। The modern expertly include the dominant role of state and trade union national level, not just the enterprise। उन्होंने बोला सिर्फ बिजनेस पर नहीं है, ये मैक्रो लेवल पे इसका डिफरेंशिएट फोकस करती है। मॉडल हमारे स्टेट यानी गवर्नमेंट और ट्रेड यूनियन के डोमिनेंट रोल के नेशनल लेवल पे इंक्लूड करता है। सिर्फ एक सिंगल कंपनी के लेवल पे नहीं कर सकते आप इनके सारे प्रैक्टिसेस को। ठीक है, एचआर की प्रैक्टिसेस एक्सटर्नल नेशनल कल्चर, स्ट्रिक्ट लेबर लेजिस्लेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, जिससे मैनेजमेंट के वर्कर एब्सोल्यूट कंट्रोल कम हो जाता है। तो मैंने आपको बताया एचआर की कैसी प्रैक्टिस होगी, एक्सटर्नल कल्चर के बेसिस पे होगी, लेबर लॉ के बेसिस पे होगी, कलेक्टिव बार्गेनिंग से होगी, जिससे कि अब क्या होता है हमारे वर्कर पे मैनेजमेंट का जो वो है कंट्रोल कम हो जाता है। तो अगर एमसीक्यू में ट्रेड यूनियन, स्ट्रिक्ट लेबर लेजिस्लेशन या डोमिनेंट रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का दिख जाए तो योर आंसर शुड बी यूरोपियन मॉडल। अमेरिकन मॉडल स्टेटस लॉ सिर्फ एक बैकग्राउंड सिचुएशन फैक्टर मानते हैं, जबकि यूरोपियन मॉडल क्या होता है सेंट्रल स्टेज पे होता है। अब ये हमारे सारे मॉडल्स जितने भी एचआरएम के जितने भी आपके एचआरएम यूनिट 2 में जितने भी मॉडल हैं आज हमने कंप्लीट करा दी। इससे बाहर कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, लाइक करिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप कंटिन्यू मेहनत करिए। ठीक है, देन प्लीज थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।